गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग सभी का स्वागत है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के 8 दिवसीय वर्कशॉप में। ये 8 दिन आप लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छा चीज सीखने जा रहे हैं अपने जो बहुत हाईली टैलेंटेड प्रोफेसर्स के साथ। तो आप लोग ये 8 दिन दोनों सेशन, जैसा कि आपको पता है आपके पास 3 सेशन हैं। पहले 2 सेशन में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो आपको डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताएंगे और जो लास्ट सेशन थर्ड सेशन होगा उसमें आप उस स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आपका जो शेड्यूल होगा, आपका जो अदनान अली, आपका माइक ऑन है, उसको ऑफ कीजिए। हाँ, तो आप लोग अच्छे से शेड्यूल को समझ लीजिए। सबसे पहले जो शेड्यूल होगा वो 3 सेशन होगा। 3 सेशन में आपको 10:30 से 11:30 बजे तक फर्स्ट सेशन चलेगा। फिर थोड़ा ब्रेक होगा, लाइक हाफ एन आवर का ब्रेक होगा। उसके बाद 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपका सेकंड सेशन चलेगा। सेकंड सेशन में भी एक जो डिफरेंट स्किल है वो बताया जाएगा। और 1 to 2 जो ब्रेक होगा, उस ब्रेक के बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि वो आपका उस स्किल्स का प्रैक्टिस कब ले रहे हैं। उसके लिए वो सुपरवाइजर ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके सुपरवाइजर आपका लिंक क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू ही आप लोग ऑनलाइन अपना प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि लगता है कि अभी तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सबसे पहला जो ये स्किल नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगा। और वो इंट्रोडक्शन देने के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसी प्रोफेसर को जो क्या चलती फिरती मोटिवेशन है, और वो एक मोटिवेशन का कॉम्बो पैक है। वो सिर्फ खुद को ही मोटिवेट नहीं करती रहती, साथ में हम सबको मोटिवेट करती रहती हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कलीग हो, कोई भी हो, सबको मोटिवेट करती हैं। तो बहुत ही अच्छा गर्मजोशी से उनका स्वागत कीजिए। और हाँ, एक बात और बताना था कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो जैसे मैडम का सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप चैट बॉक्स में उसको लिखेंगे और उस क्वेश्चन को फिर मैडम के पास भेजा जाएगा और फिर मैडम उसका आंसर करेंगी। आप लोग को पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया जाएगा। तो सुबुई मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए और बच्चों को बताइए कि माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छे से। आइए, आपका स्वागत है। वो करो कैमरा। तो यॉर्निंग मुझे इतनी हो रही है। ठीक है, ऑडिबल? मुझे नहीं आ रही आवाज लेकिन। Yeah, ma'am, audible. Okay. First of all, thank you so much for the warm welcome from अनामिका मैम। इतने प्यारे प्यारे अल्फाजों से आपने मुझको नवाजा। आपके
के जो इनविटेशन था उसने मुझको काफी मोटिवेट किया. सो थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन एंड योर इनविटेशन बोथ. स्टूडेंट्स, आप हम इतने दिनों से आपके साथ राब्ता में हैं, आप हमें सुन रहे थे, लेकिन आज ऐसा मौका आया है जब आप पढ़ाने के साथ साथ आप ना ही हमें सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि आप हमको देख भी रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. चलिए फिर पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? Yes, ma'am. Ready to learn? Yes. Anam Fatima is ready to learn. ठीक है. पढ़ने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी. अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सब खैरियत से हैं ना? कोई परेशानी, कुछ तबीयत सब ठीक है ना आप लोगों की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, दैट्स वेरी गुड. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था. एक न्यूज़ था, उसमें क्या था कि एक पेशेंट था, एक गांव का एक पेशेंट था. तो उसको ना कुछ तकलीफ उसको फील हुई, उसको फीवर था, और वो अपने घर के आसपास में जो उसके पास जो एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास गया और वहां पे जाके बोला कि डॉक्टर साहब मुझको फीवर है. अब उसको जब फीवर था तो क्या हुआ कि एकदम से उसको खांसी आने लग गई, छींकना भी उसने स्टार्ट कर दिया. जो डॉक्टर था वो उसने क्या किया कि उसको जैसे ही वो खांसा उसको भगा दिया. अरे तुमको तो कोरोना है, भागो 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 भागो, तुमको कोरोना है और तुम भागो यहाँ से, मुझको भी तुम कोरोना फैलाओगे, भागो यहाँ से. वो बेचारा आदमी डर गया, सहम गया, अपने घर पहुंचा. घर में भी लेकिन सबको बताया, लेकिन बहुत दूरी से, कि मुझको जो है डॉक्टर ऐसे बोले हैं कि मुझको कोरोना है. पूरा घर वाले जो थे एकदम टेंस्ड हो गए. आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं जब किसी को ऐसे पता चलेगा, क्योंकि अभी इतना खौफ है इस बीमारी का. तो उसको जब ये पता चला, उसके पूरे फैमिली मेंबर्स जो थे वो सब एकदम परेशान हो गए, खौफजदा हो गए. तो उनका जो एक बेटा था वो शहर जाया करता था पढ़ने. तो उसने कहा कि आप जो है जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर को शहर में मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ. तो शहर में जब वो लेकर आया डॉक्टर के पास, तो उसने डॉक्टर ने उनको चेक किया पूरा. उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, उसका जो कोरोना का जो टेस्ट होता है वो सब कुछ हुआ सारा. उन्होंने बीपी नापा, आपका थर्मामीटर, वो डॉक्टर. आवाज नहीं सुनाई दे रहा. नेगेटिव. मैम हम आवाज नहीं आ रहा मैम. सब जो थे बहुत खुश हुए. दो तीन लोग बोल रहे हैं. शिवान, I think you have net. Those who are saying this thing. आज आवाज आ रही है आवाज. Okay. I think you people are having network issues. Okay. हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, तो जब उसको पता चला कि वो नेगेटिव है, उसके सारे टेस्ट जो है नेगेटिव आए हैं, तो बहुत खुश हुआ. उसकी पूरी फैमिली ने एक राहत की सांस ली. तो ये जो न्यूज़ थी, इससे हमको क्या पता चला, कोई बताना चाहेगा? मैम, नीम हकीम खतरे जान, झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाओ. वेरी गुड. हाँ, और बताइए. मैम, विदाउट डायग्नोसिस हम किसी को भी मतलब उसके डिजीज के बारे में नहीं बता सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है. बिल्कुल सही बात. अच्छा, दोनों डॉक्टर्स में फर्क क्या था? मैम, उसने पेशेंट को चेक किए बिना ही उनको रिजल्ट बता दिया और भगा दिया डांट कर, और उनको एग्जामिन भी नहीं किया और मिस इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से वो पैनिक कर गए. और दूसरे ने उनका प्रॉपर चेकअप किया, सारे जितने भी टेस्ट थे तब करवाए, तब उनको रिजल्ट बताया जो सही था. बिल्कुल सही.
और कोई बोलना चाहेगा? नितेश, तुमको आवाज नहीं आ रही थी? हाँ मैम। हेलो हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डॉक्टर्स? दोनों डॉक्टर्स में क्या डिफरेंस है? मैम, एक ने मतलब पूरा जांच थी उसको है या नहीं, पहले अफवाह में नहीं चला गया। मतलब जब तक बिना जांच के हम लोग प्रॉब्लम का पहले पता लगाना जरूरी है, तब हम बोल सकते हैं। बिना पता लगा कैसे बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। तो आप सभी के जो आंसर है, वन वॉज स्किल्ड एंड द सेकेंड वॉज अनस्किल्ड, ये हमारी प्यारी सी इनाक्षी बोल रही है। बहुत सही, आप सभी के जवाब एकदम सही है। वेरी गुड, क्लैप योरसेल्फ। तो ये जो था, बहुत अच्छी बात कही कि ये दोनों में डिफरेंस है। कि पहला जो था, एक जो डॉक्टर था सिर्फ ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहा था, उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी, ठीक है, उसके पास ना ही कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहा था और कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर था वो क्वालिफाइड था, ओके, उसके पास स्किल्स थी, उसके पास सब कुछ था। तो दोनों ही हमारा ये जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन हुआ या मेडिकल हुआ या कोई भी प्रोफेशन, मेरा अपना मानना है कि प्रोफेशन कोई भी हो, सारे प्रोफेशंस ना आपस में एक जैसे ही सब कुछ होते हैं, कहीं ना कहीं जो समानता है सारे ही प्रोफेशंस में। इसी तरह से अगर कोई टीचर है, एक नॉन बीएड टीचर है और जिसके पास इतनी स्किल नहीं है, बस जॉब करनी थी, कहीं कुछ नहीं करने को था, तो चलो स्कूल में पढ़ाने ही चलते हैं। तो ऐसा जो टीचर है, प्रीतम चैम, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। या थैंक यू सो मच। ओके, तो ऐसा जो टीचर है, तो ऐसा जो सिर्फ कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो चलो स्कूल में ही चलते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो ऐसा भी जो बच्चे टीचर है वो क्या कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर की तरह ही बच्चों की जिंदगी के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन हम आप जब जो अगर आप सही से इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि आप बीएड में आप लीजिए, आप प्री सर्विस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग आप लीजिए, जहां पर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। जहां बहुत कुछ सिखाया जाता है, इसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, टीचिंग सभी जानते हैं, पढ़ाना होता है, लेकिन एक और उसका एक वेरिएशन है, ये टेक्निक है जिसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम तफसील से जानेंगे। तो माइक्रो टीचिंग भी क्या है समझिए, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम बच्चों के पढ़ाने की वेरियस स्किल्स को जानते हैं। ठीक है, अगर खाना चाहते हैं, अपने तुम ना चाहते हैं, तो जरूरी वेरियस जाने। मैम आवाज नहीं आ रही। इतना अभी तक मेरे आप लोगों के समझ में आया है? यस कट जा मैम। रहा आवाज मैम बिल्कुल। हाँ, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट कट रुको। गया था मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। हम्म, शायद आगे कर लूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन शायद जो बोलने का है ना जहाँ हेलो, ठीक है, चलो इसको थोड़ा आगे रख लेती हूँ, है ना? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे उन दोनों डॉक्टर्स के केस में हम लोगों ने देखा था कि एक अनस्किल्ड डॉक्टर था जिसने कहीं ना कहीं एक खौफ जो है पैदा कर दिया, लोगों की जिंदगी के साथ वो खेल रहा है। तो इसी तरह से एक अनस्किल्ड जो टीचर होता है, वो भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलता है, वो भी बच्चों के साथ के फ्यूचर, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है, वो ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई से जो है इंटरेस्ट हट जाता है, वो नहीं पढ़ना चाहते, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना। कोई भी सब्जेक्ट ना बुरा नहीं होता, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट से अपने बच्चों को प्यार करवा दे। तो ये जो प्यार बच्चों में करवाने का तरीका है,
उसके लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, और उन्हीं सारे स्किल्स का एक बुके है, जिस बुके को कहते हैं हम माइक्रो टीचिंग। ओके, तो जितनी भी अपनी पढ़ाई को, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव हमको अगर बनाना है, तो समझिए कि एक टीचर जो होता है ना, एक क्लासरूम में जो जाता है, वो एक बुके हाथ में लेके जाता है, यू नो, फूलों का बुके, जिसमें कई सारे फूल होते हैं। तो उस बुके के साथ वो क्लासरूम में जाता है, क्लासरूम में पढ़ाता है। तो उस बुके का जो एक नाम है, उस नाम को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जिसमें अलग अलग सारे जैसे फूल होते हैं एक बुके के अंदर, उसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसी तरह से इस बुके की, इस माइक्रो टीचिंग के बुके की जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उस बुके को एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को देता है। इतना अभी समझ में आया सबको? यस मैम। Okay. यस मैम। हाँ, तो माइक्रो टीचिंग, आप मेरा इंट्रोडक्शन आप समझे कि माइक्रो टीचिंग हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, हमें अपनी टीचिंग को असरदार बनाना है, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाना है, हमें अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, हम, ठीक है, हमें अपने सब्जेक्ट्स के साथ अपने बच्चों को प्यार करवाना है ना, इंटरेस्ट उनका जगाना है। ये सारे काम हमें करने हैं, इसीलिए हमको माइक्रो टीचिंग जो है वो पढ़ना जो है, और आपको हमें पढ़ाना और आपको लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए फिर थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग को समझते हैं कि क्या होता है इसकी, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए। अब इसको जानते हैं कि क्या होता है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। Is it visible? Yes, ma'am. Visible Yes, to ma'am. all? यस मैम। It's very good. यस मैम। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो जैसा कि आपको अनामिका मैम ने बताया था कि आपको अलग अलग टीचर्स जो हैं अलग अलग स्किल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको कोई स्किल्स नहीं बताऊंगी, मैं माइक्रो टीचिंग से ही आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि असल में ये माइक्रो टीचिंग जो है ये क्या भला है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। माइक्रो टीचिंग, इसका अगर जो वर्ड है, इस वर्ड को अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, इसको हम दो पार्ट्स में अगर हम इसको बांटें, तो एक वर्ड होता है माइक्रो और एक वर्ड होता है टीचिंग। ओके, जैसे वो हमारे जो इकोनॉमिक्स के who will tell me the opposite word of micro? मैक्रो। मैक्रो। हाँ, मैक्रो, वेरी गुड। हाँ, तो माइक्रो ऑपोजिट होता है मैक्रो, विच मीन्स लार्ज। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, small. When a big complex task is divided into small parts or unit, each part is micro. तो माइक्रो क्या होता है कि आप जो है इसके छोटे छोटे पार्ट्स को, अगर कोई भी बड़ा टास्क है, यानी बड़ा टास्क यहाँ पर क्या है, आवाज आ रही है, बड़ा टास्क जो है यहाँ पर क्या है, पढ़ाना, ठीक है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स टास्क एंड द बिग टास्क, ओके, विच इज द बड़ा टास्क। ये मैं थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ, अ बिग कॉम्प्लेक्स टास्क। तो बिग कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है? पढ़ाना, टीचिंग। ओके, ठीक है, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, यस तो मैम। बिग कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है ना, बिग कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है यानी पढ़ाना। अब पढ़ाने का जो है उसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स हम कर दिए हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चंस पूछना, इंट्रोडक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, टीचिंग एड्स दिखाना, कंक्लूजन करना। ये क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं। बड़ी चीज क्या है? कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है? टीचिंग, एक ओवरऑल।
ठीक है। इसके ही जैसे हम दूर से देखें तो बड़ा सा एक कोई चीज नजर आता है और फिर उसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। तो इसी तरह से दूर से क्या है कि हमारी टीचिंग है, बिग है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स हम कर देते हैं जिसको हम माइक्रो कहते हैं। और वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाना था तो छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, क्वेश्चंस हो गए, प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंटेशन हो गया, टीचिंग एड्स को दिखाना हो गया। तो ये क्या है, वो छोटे छोटे माइक्रो जो है पार्ट्स हैं। ओके, चलिए आप समझ में आ गया ना माइक्रो सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए टीचिंग, अब इसका अगला टर्म समझते हैं कि टीचिंग क्या होता है। Teaching refers to the activities that are designed and performed to produce change in student behavior. Teaching is a many-sided activity consisting of a number of verbal and non-verbal acts. तो teaching आप basically अब तक आप समझ गए हैं, इतना आपको 1 साल हो गया है माशाल्लाह कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग क्या होता है, is something, is an activity, okay, which aim in ब्रिंगिंग चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। हमारा जो अल्टीमेट एम होता है, जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य होता है टीचिंग करने का, किसी भी चीज को पढ़ाने का, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, किसी भी क्लास में पढ़ाइए, लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेके आना। Okay, this is the main motive behind the teaching of any class, teaching of any subject. ये हमारा मेन मकसद है। अब इस मेन मकसद को हम पाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। उन्हीं सारी एक्टिविटीज का एक अम्ब्रेला टर्म है टीचिंग। ओके, तो जैसे कभी हमने लेक्चर दे दिया, कभी हमने डिस्कशन कराया, कभी हमने ड्रामा कराया, कभी कुछ कराया, कभी कुछ कराया, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम कहते हैं टीचिंग। टीचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण। शिक्षण 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 शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण क्या होता है, एक एक समागम होता है, एक होता है जिसमें बहुत सारे कुछ आते हैं। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जाइए और जाके बोल के आ जाइए। टीचिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम बच्चों के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। टीचिंग इज मेनी साइडेड एक्टिविटी, जैसे इसमें आपको मैंने भी बोला था कि मेनी साइडेड एक्टिविटी है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है, यानी हम बोलकर भी बच्चों को सिखाते हैं और ना बोले भी हम अपने बच्चों को बहुत कुछ। तो ये दो मैम आवाज नहीं आ रहा अभी। ठीक। इसकी कमरे की जरूरत नहीं है, इससे खोल लूंगी अगर खुला होगा। हेलो, हेलो, ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। माइक्रो टीचिंग मैम का ये जो ब्लेंड है, माइक्रो और टीचिंग का ये जो ब्लेंड है, आप सबके समझ में आया? यस मैम। ओके, तो माइक्रो, मैं रिपीट कर रही हूँ, माइक्रो क्या मतलब क्या होता है, व्हेन अ बिग टास्क, कंप्लीट टास्क क्या है, बिग कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, बच्चों से क्वेश्चनिंग करना, इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन करना, टीचिंग एड्स दिखाना और लास्ट में कंक्लूड करना। तो ये सारे क्या है, वही सूक्ष्म जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स हैं।
उन्हीं के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका ओरिजिन जान लेते हैं थोड़ा सा कि वेरियस एजुकेशन कमीशंस ड्रॉन अटेंशन इन प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग। इन दिस डायरेक्शन माइक्रो टीचिंग हैज इवॉल्व। इको कर रहा है, इको कर रहा है क्या? Yes, ma'am. Okay, in this direction, micro teaching has evolved as a new technique in pedagogy. Okay, तो आप जानते हैं कि बहुत सारी एजुकेशन कमीशंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप ये मोबाइल हटा ही दो ना, तुम्हारी हाँ बोल ठीक है मोबाइल हेलो, अभी ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो वेरियस Yes, ma'am. जैसे आप पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि बहुत सारी एजुकेशन कमीशंस रही हैं, और एजुकेशन कमीशंस का काम होता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसको वो डील करती हैं। तो उसी बहुत सारे जो एजुकेशन कमीशंस थी उनका ये था कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छा, अगर हम अपने देश का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो अपने बच्चों का हमें अच्छे से भविष्य तैयार करना होगा। अगर बच्चों का अच्छा भविष्य हमें तैयार करना है तो हमें अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करने होंगे, उन अपने टीचर्स को सही जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ओके, सो इन दिस डायरेक्शन माइक्रो टीचिंग हैज इवॉल्व्ड एज अ न्यू टेक्निक। तो माइक्रो टीचिंग जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक हथियार के तौर पे काम निकल के आई, जिसने कहा कि हाँ ये एक तरीका है जिससे हम अपने पीपल टीचर्स को, अपने वुड बी टीचर्स को बहुत अच्छे से जो है ट्रेनिंग दी जा सकती है। Okay, A.W. Wright Allen of Stanford University first adopted the term micro teaching in the year 1963. Okay, तो this was the person, ये वो person थे जिन्होंने माइक्रो टीचिंग जो टर्म था उसको कॉइन किया और उसको बताया, लोगों को उसको इंट्रोड्यूस कराया इन द ईयर 1963। 1963 के 60 साल बाद यानी कि 1970 में इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया, और कहा सबसे पहले कहाँ यूज किया? सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन इन बड़ौदा। ये वो इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट था जिसने माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले अडॉप्ट किया और इसको अपने जो टीचर्स थे उनको सिखाया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं माइक्रो टीचिंग का क्या होता है, उसका मीनिंग समझते हैं। Micro teaching is a training technique which is called micro since a teacher trainee practices with a small group of 5 to 10 pupils for a short duration of 5 to 10 minutes on a selected concept of a lesson and concentrates on a single skill which is magnified. ठीक है, माइक्रो जो टर्म है, ओके, माइक्रो जो टर्म है इसके जो है 3 वजह है इसको माइक्रो कहने की। पहली वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो बड़ा लार्ज हमारा जो कॉम्प्लेक्स टास्क है टीचिंग, उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स हम उसमें करते हैं। ठीक है, आपको जब आप पढ़ाने आप जाएंगे तो आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ा देंगे, आपको एक ही चीज आपको बोला जाएगा पढ़ाने के लिए, तो छोटे छोटे पार्ट्स आप पढ़ाएंगे, पूरा एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स पढ़ाएंगे। और दूसरा क्या इसका रीजन है कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइक्रो ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं। ओके, माइक्रो यानी छोटे छोटे ग्रुप्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का छोटा ग्रुप है तो इसमें हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को रखेंगे, 4 रखो, 1 को रखा या 5 को रखा। ओके, और जब बड़ा ग्रुप है 100 का 120 का आपका स्टूडेंट्स है तो उसमें हम 10 स्टूडेंट्स को एक जगह रखेंगे। तो माइक्रो का पहला रीजन क्या है, क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ाते हैं, हम छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स को हम पढ़ाते हैं। दूसरा रीजन क्या है, हम बच्चों के बच्चों के नहीं, टीचर ट्रेनीज के स्मॉल ग्रुप्स हम फॉर्म करते हैं। तीसरा इसका क्या रीजन है इसको माइक्रो कहने का, वो ये है कि इसको आपको बहुत आधे घंटे का 40 मिनट आपको नहीं पढ़ाना होता है, बल्कि
5 to 10 मिनट्स ही आपको पढ़ाना होता है। ओके, बस मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स, इतनी ही छोटी सी ड्यूरेशन, माइक्रो ड्यूरेशन के लिए ही आपको सिर्फ इसको पढ़ाना है, इसीलिए इसको कहा गया है माइक्रो। ओके, माइक्रो कहने के कितने रीजन है? 3 रीजन है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि माइक्रो टीचिंग को माइक्रो कहने के 3 रीजन है। हाउ मेनी रीजंस कैन समबडी टेल मी? 3 रीजन है मैम। मुश्किल होगा क्या है कि हम पूरा नहीं पढ़ाते हैं, हम छोटी छोटी स्किल्स, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिया एक इंट्रोडक्शन दिया कि सिर्फ अपने टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में कोई पढ़ा रहा है, सना आलिया पढ़ा रही है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सना आलिया को अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाना नहीं है, बताना नहीं है क्या होता है, बल्कि वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया। ओके, या फिर हमारे अनम है, अनम को अगर पढ़ाना है, मान लीजिए कोई इंग्लिश का कुछ ग्रामर का कुछ पढ़ाना है। ओके, इसी तरह से आपको कोई चीज पढ़ानी नहीं, सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो एक पार्ट, सिर्फ एक छोटा माइक्रो पार्ट पढ़ाना है। दूसरा इसका क्या रीजन है कि इसमें जो स्मॉल ग्रुप्स, माइक्रो ग्रुप्स जो है तो वो फॉर्म किए जाते हैं। और तीसरा रीजन क्या है कि ड्यूरेशन, इसका जो टाइम लिमिट होता है वो भी बहुत माइक्रो, वो भी बहुत छोटा होता है, छोटा। ओके, 40 मिनट 30 मिनट नहीं पढ़ाना, बल्कि आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ाना है। ओके, सो ये बात हो गई माइक्रो की। अब थोड़ा सा और इसमें हम जानते हैं, ऑन अ सिलेक्टेड कंसेप्ट ऑफ अ लेसन and concentrate on a skill which is magnified. Now the term has come magnified. इतना तो सब आप समझ गए हैं कि एक कोई भी लेसन का एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं और एक ही स्किल के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन, सेट इंडक्शन वाला बताया। ओके, अब अगला आता है मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है कि आप जैसे मैग्निफाइंग ग्लास होता है, उसमें क्या करते हैं हम कि उससे जो होते हैं किसी चीज को देखते हैं और वो बहुत बड़ा एनलार्ज हो जाता है और उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जानने का मकसद क्या होता है कि हम चीजों की बारीकियों को समझें कि ये जो है, जो दूर से तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो पास से अगर हम देखेंगे तो उसकी क्या क्या छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। तो इसी तरह से जो टीचर है, जो आपको देख रहा है, आपको पढ़ाते वक्त, वो भी क्या समझिए, वो भी उसकी आंखें मत समझिए कि उसकी आंखें हैं। अगर मान लीजिए आपको अनामिका मैडम आपको देख रही हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, विकास कैसा पढ़ा रहे हैं, तो अनामिका मैम की आंखों को आंखें मत समझिएगा, आप उनकी आंखों को मैग्नीफाइंग ग्लास समझिएगा कि किस उनकी जो आंखें हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आपकी उस स्किल को वो देख रहे हैं कि कितना अच्छे से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कितने सही जो है आप क्वेश्चंस आप बना रहे हैं। ओके, तो आपके इस स्किल को एकदम बारीकी से जो है देखा जाता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है, एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम अपने प्यूपल टीचर्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है, ट्रेन करते हैं। और इसको क्यों माइक्रो कहा जाता है, क्योंकि इसके 3 रीजन है, तीनों रीजन मैंने आपको बताए हैं। और पूरा लेसन नहीं पढ़ाया जाता है, एक छोटा सा कोई एक पार्ट पढ़ाया जाता है, एक स्किल के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। और जो बैठा हुआ टीचर होते हैं वो जो है मैग्नीफाइड अपने ग्लासेस से जो है समझिए कि आपकी उस स्किल को देख रहे होते हैं। Now, micro teaching is not a substitute but a supplement to the teacher education program. अब यहाँ पर 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाले पॉइंट में। एक होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट हमारे इकोनॉमिक्स वाले कोई बताएंगे सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब मैम उसके ये रिप्लेस करना, एक की जगह में दूसरा कोई को लगा। लाइक फॉर एग्जांपल नितेश जो है बैठे हैं और उनसे पूछा जाए कि भाई चाय लोगे कि कॉफी? ओके, चाय लोगे, कॉफी लोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक लोगे? ओके, सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स। अब नितेश को जो है मुझे तीनों चीजें नहीं पिलानी, ओके,
नितेश विल चूज ओनली वन थिंग, या फिर तो चाय बोलेगा या कॉफी बोलेगा या कोल्ड ड्रिंक बोलेगा, सब ये नहीं कि नहीं भाई तीनों दे दो, तीनों नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिलेगी। ओके, तो सब्स्टिट्यूट होता है, ये नहीं तो ये सही। ओके, या फिर आपको कोई एक चीज ऐसा कुछ आपको पसंद है, आपको मान लीजिए मीठे में कुछ पसंद है या आप कुछ खाना चाहते हैं, नहीं कोई भी चीज जो उसके बदले में आप यूज हो सके। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी कि आपको पढ़ाने का एक सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप पढ़ाने जा रहे हो और पढ़ाने, जैसे आप मान लीजिए जैसे आप बीएड का कोर्स ही ना करें, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आप वो उसको करें ही नहीं। ओके, बल्कि आपको सीधे क्या किया जाए कि आपको 10 दिन की माइक्रो टीचिंग कहा जाए कि दैट इज इनफ, उसकी जरूरत ही नहीं है, बस वही कर लो, बीएड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने घर में बैठ के आराम करो और लास्ट में डिग्री ले जाए आ जाना। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, वो सप्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट और क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको कंप्लीट करती है। जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जो बीएड का जो ट्रेनिंग है प्री सर्विस ट्रेनिंग है, इसको वो सप्लीमेंट करती है, इसको वो कंप्लीट करती है। यानी कि आप समझिए कि ये जो है उसका एक अधूरा एक इसका हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो अधूरा है। समझ में आ रहा है कि ये जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि टीचर एजुकेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, इसको एक पूरा करती है। ओके, जैसे आप तैयार हो रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लास्ट में आपने शूज नहीं पहने, आप ऐसे ही नंगे पैर निकल गए। ओके, तो क्या होगा कि आपके जो ड्रेसिंग आपने की है, आपके शूज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी पूरी ड्रेसिंग को, आपके पूरे तैयार होने को। इसी तरह से ये एक ऐसी चीज है जो सप्लीमेंट करती है, उसको कंप्लीट करती है। अगर उसका वो जो है नहीं होगा, माइक्रो टीचिंग अगर आप नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें लैकिंग कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग सही से नहीं होगी। Now, micro teaching skills are needed to produce efficient or expert pupil teachers. तो माइक्रो टीचिंग जो है स्किल्स जो है वो होती है, वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी से एक अच्छे हम प्यूपिल टीचर को, एक एफिशिएंट एक्सपर्ट जो है टीचर को हम प्रोड्यूस करते हैं। पहले ना कहा जाता था कि टीचिंग इज टीचर्स आर बॉर्न एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन अब जो है ये जो फ्रेज है ये आउटडेटेड हो चुका है। अब कहा है टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड। ओके, तो टीचिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा ये तरीका है जिससे हम ट्रेन कर सकते हैं अपने प्यूपल्स को, हम बेहतर से बेहतर उनको बना सकते हैं, उनको मांझ सकते हैं एकदम। जैसे बर्तन होता है ना सोने का, समझिए कि वो बर्तन है, उसको खूब मांझा जा रहा है और उसकी चमक को जो है और एनलार्ज किया जा रहा है, उसकी चमक को जो है और खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो ये भी समझिए कि माइक्रो टीचिंग जो है स्किल्स होते हैं, ये आप जो हमारे बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक धूल है, उस धूल को जो है ये अच्छे से साफ कर रहे हैं बहुत अच्छे, और उनको एकदम चमका रहे हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर और मिनिएचर क्लासरूम। तो ये क्या है, एक समझिए मिनिएचर जैसे होता है, मिनिएचर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक छोटा रूप, मिनी रूप। तो जो हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे उसी का एक छोटा रूप हम अपने टीचर्स को करके दिखाते हैं। फ्लेंडर्स ने एक डेफिनेशन दी है, माइक्रो टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सपोज द ट्रेनीज टू एन ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम of miniature teaching encounters moving from less complex to more complex. तो माइक्रो टीचिंग भी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्केल डाउन टीचिंग प्रोसेस है, जिसमें हम बच्चों को पहले अपने जो स्टूडेंट ट्रेनीज होती हैं उनको लेस कॉम्प्लेक्स, पहले धीरे धीरे सिंपल चीजें बताते हैं और फिर धीरे धीरे करके और बड़ी चीजें, मुश्किल चीजें से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। माइक्रो टीचिंग सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई रिपीट करवाना चाहेगा? कोई रिपीट कराना चाहेगा या आगे बढ़ो? यस, आगे बढ़िए मैम।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। देखिए हर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहां ये कॉलेज में आप घुसे या हम घुसे, जहां इसमें कदम कॉलेज में आपने रखा या हमने रखा, तो समझिए हमारी हर एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्टिव है। पढ़ाने के लिए हम जब आए हैं और पढ़ने के लिए जब आए हैं, तो हमारा हर काम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे हर काम का एक लक्ष्य होता है। तो माइक्रो टीचिंग अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपल टीचर्स को करा रहे हैं, तो हमारा भी कुछ ना कोई एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम करा रहे हैं। हम कोई भी काम बिना लक्ष्य के नहीं करते। तो हमारे कुछ लक्ष्य हैं जो कि हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। माइक्रो टीचिंग इनेबल्स enables a trainee to get mastery in a number of teaching skills। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी टीचिंग स्किल्स होते हैं, उनके ऊपर मास्टरी हासिल कराना, ये हमारा मेन मकसद होता है माइक्रो टीचिंग कराने के पीछे। कि जो टीचिंग स्किल्स होती हैं उनके, जैसे मैं आपको बताती हूँ, राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के सबसे पहले हम जो अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को सही लिखने का तरीका जो है क्या होगा, ये भी एक स्किल है। टीचिंग एड्स जो होता है वो हम किस तरह से यूज करें, किस तरह से बनाएं। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड पे लिखने की कला जो होती है वो भी यहाँ पर सिखाई जाती है। एग्जाम्पल्स किस तरह से दिए जाते हैं वो सिखाए जाते हैं। किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को, वो सिखाया जाता है। क्वेश्चनिंग जो है, सोचने के ऐसे कुछ भी उठा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि वो भी एक स्किल है। क्वेश्चनिंग भी एक स्किल है। जैसे अब मैंने आपको पेपर 4 में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी पढ़ाया है। तो क्वेश्चंस भी पूछना एक स्किल है, वो भी आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा स्टिमुलस वेरिएशन नाम से नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट ये स्किल है। तो और किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करना, लेसन को कंप्लीट करना, ये भी एक स्किल होती है। तो बच्चों का इंट्रोड्यूस कराना वेरियस स्किल्स के साथ और उनकी मास्टरी हासिल करना, यानी कि एकदम निपुणता हासिल करवाना, ये भी हमारा मकसद होता है माइक्रो टीचिंग करवाने का। नाउ नेक्स्ट इज टू रिड्यूस कंप्लेक्सिटी ऑफ रियल क्लासरूम सिचुएशन। यानी कि बच्चा जो है, सीधे हम अगर जाएं और बच्चे को स्कूल में भेज दे के जाओ पढ़ाओ जाके, अब बच्चा तो एकदम के ना एकदम परेशान हो जाएगा। जो हमारे पीपल टीचर से एकदम परेशान हो जाएगा कि क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आएगा उनको। सोचिए अभी आप ही लोग हो, आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं सिखाया गया, जाओ भाई जाओ पढ़ाओ, नुसरत जाओ क्लासरूम में पढ़ाओ। नुसरत एकदम परेशान हो जाएंगी, क्या करें क्या नहीं करें। और लास्ट में नुसरत की एकदम डांट मार दें कि भाई नुसरत तुमने ऐसे पढ़ाया, खराब पढ़ाया, ये पढ़ाया वो पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं जानते तुम। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ना आए, इसीलिए हम माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। तो क्योंकि बच्चों को एक क्लासरूम का फील दें, उन जो परेशानियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको हम थोड़ा कम करें। बच्चों को जो हमारे प्यूपल टीचर्स हैं उनको हम अवगत कराएं, समझाएं सारी बारीकियों को। तो इसीलिए ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट इज टू गेट मोर परफेक्शन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि मान लीजिए 10 दिन होते हैं, 10 दिन में भी आपको 2-2 करके करना है, या 7 दिन है, जितने भी हैं, तो बहुत कम टाइम रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्ट पीरियड में हमें परफेक्शन के साथ लेके आना है। माइक्रो टीचिंग का भी एक होता है। अभी जो है टाइम ऐसा है, जिस इरा में हम लोग रह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग भी समझिए एक जो हमारा ये जो दौर है, जो दौर चल रहा है, ये उसी से एक मिलता जुलता है कि टाइम कम है लेकिन चीज परफेक्शन है। ओके, नाउ टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। आप जब पढ़ा रहे हैं, आप चीजें पढ़ा रहे हैं, आप चीजों को जान रहे हैं, स्किल्स को पढ़ा रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, और आपको जो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है वो आपकी तारीफ कर रहा है कि वाह बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, तो उसके से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्फिडेंस। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है, ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस
जगाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आता है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड फीडबैक। हमारे जो टीचर एजुकेटर्स होते हैं, जैसे आप लोगों को एक टर्म है टीचर ट्रेनिंग, प्यूपल टीचर्स आप लोगों को कहा जाएगा, और हम लोगों को क्या कहा जाता है, टीचर एजुकेटर्स। हम लोग क्या हैं, हम टीचर एजुकेटर्स हैं। तो हम जब पीछे आपको बैठ के देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम आपको फीडबैक देंगे, और ये जो फीडबैक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और समझिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब नहीं आपका गप होगा, आप जाइए, अब लगता है ना कि कहीं कोई बैठा होता है और हमको बता रहा होता है कि क्या तुम्हारी कमियां हैं, क्या तुम्हारी खामियां हैं, और हम उसको अपना इम्प्रूव करते हैं। और जिस इंसान के अंदर ये चाह होती है कि अपने आप को वो इम्प्रूव करे, अच्छे से अच्छा सीखे, तो हमेशा वो चाहेगा कि मुझे कुछ फीडबैक मिले, मेरी कमियों को कोई बताने वाला हो, मेरी अच्छाइयों को कोई जताने वाला हो। तो ये जो होता है माइक्रो टीचिंग, एक ऐसा मौका होता है जहां बच्चे अपनी खूबियों को और खामियों के लिए, दोनों के लिए उनको फीडबैक मिलता है। तो माइक्रो टीचिंग के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए हम इस टीचिंग को करवाते हैं अपने प्यूपल टीचर्स के लिए। अगला आता है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के कुछ फेजेस होते हैं, कुछ पड़ाव होते हैं, अगर मैं सही इसकी हिंदी जान रही हूं तो। पहला, इसके 3 ही यहाँ पर पड़ाव हम लेकर आए हैं। नॉलेज एक्विजिशन फेज, दैट इज प्री-एक्टिव फेज, विच इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। नॉलेज एक्विजिशन फेज, यहाँ पर जैसे कि आपका इसका दूसरा नाम क्या इसको दिया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल सा है, इसका दूसरा जो नाम है इसका क्या है, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज, एक्टिव, ठीक है, यानी कि वो काम जो है वो प्रक्रिया चल रही है, एक्टिव फेज। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक्टिव फेज है, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ तैयारी करी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, स्लाइड्स आप लोगों के लिए तैयार करी है, तो वो क्या है, वो मेरा प्री एक्टिव फेज था, यानी कि जो मैंने प्रिपरेशन करी है। तो यहाँ पर प्री एक्टिव फेज क्या है कि यहाँ पर बच्चे को नॉलेज मिलती है। जैसे अभी आप लोगों का जो फेज है ये क्या है, नॉलेज एक्विजिशन फेज है। ये अभी आपका कौन सा फेज चल रहा है, प्री एक्टिव फेज चल रहा है, जहां पर आप लोगों को नॉलेज मिल रही है कि भाई माइक्रो टीचिंग इस बला को कहते हैं। माइक्रो टीचिंग जो बला है वो ये होती है, बहुत सारी जो स्किल्स होती हैं वो ये होती हैं, जिसमें आपको नॉलेज मिलती है, जिसमें आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपको जो स्किल दिखाई जाती है, जैसे मेरे बाद हमारी प्यारी सी ऋतु मैडम आएंगी और ऋतु मैडम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने होते हैं, वो आपको लिख के दिखाएंगी, बना के दिखाएंगी। देखो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ओके, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इस तरह से लिखे जाते हैं। इसके अलावा जैसे प्रियंका मैम आपको टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगी कि देखो टीचिंग एड्स ऐसा होता है, इस तरह से उसका यूज किया जाता है। तो वो क्या कर रही है, वो डेमो दे रही है, ओके, दे वर गिविंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल। तो आप उसको देख रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर लर्निंग, यू आर गेटिंग नॉलेज ऑफ अबाउट इट, ओके। आप चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, आप चीजों का आपके दिमाग में भी चीजें चल रही हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक तरह से प्रिपरेशन वाला है, जिसमें आप प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप उस चीज के बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हैं, और ये प्री एक्टिव इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्किल एक्विजिशन फेज, यानी कि आप हमारा आ गया है मेन, जैसे अभी मेरा एक्टिव वाला है वही वाला, यानी कि जब आपको पढ़ाना है, आपको नॉलेज मिल गई है, आपको सब चीजों के बारे में पता चल गया है, अब आपका क्या है, इंटरेक्टिव फेज आ गया है, जहां पर एक्टिव है वो फेज क्या है, एक्टिव है, और साथ में इंटरेक्टिव भी है। इंटरेक्टिव क्या है, क्योंकि आप अपने टीचर्स के साथ, आप अपने साथियों के साथ एक इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंटर भी है और ये एक्टिव भी है। यानी इंटर का मतलब, जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके साथ डिस्कस किया है, इंटर यानी कि जब कुछ दो या दो से ज्यादा कुछ लोग या कुछ दो प्रोसेस होते हैं, तो इंटर कनेक्शन भी है ये, और एक्टिव फेज भी, आप इस टाइम एक्टिव हैं, आप वो प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वो प्रक्रिया क्या है, आप पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले आप ऐसे ही नहीं चले जाते, बल्कि आपको एक माइक्रो लेसन प्लान बनाना होगा।
आपको कुछ भी पढ़ाना है उससे पहले पढ़ाने के लिए एक लेसन प्लान आपने बनाया और उसके साथ आपने उस स्किल को टीच किया, आपने उसको पढ़ाया, आपने लेसन प्लान बनाया, आपने उसको पढ़ाया और फिर बाद में आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हुआ। तो इसमें क्या है, आपने सीखा, आपने उस स्किल को अर्जित किया अपने अंदर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्किल एक्विजिशन। पहले वाले फेज में क्या था, आपने क्या अर्जित किया था, नॉलेज हासिल करी थी, और अगले फेज में क्या है, आपने क्या अर्जित किया है, स्किल हासिल करी है, आपने उसको सीखा है। नॉलेज और स्किल में ये फर्क है कि आपने सिर्फ उसका ज्ञान आपने प्राप्त किया, आपने दिमाग से जो है सीखा चीजों को, और स्किल में क्या है, आपने उस चीज को करके दिखाया, लेसन प्लान बना के दिखाया, पढ़ा के दिखाया। नाउ ट्रांसफर फेज, दैट इज पोस्ट एक्टिव, यानी कि वो काम हो चुका है, which transfer the obtained skills to the actual teaching situation, यानी कि इसमें क्या है कि आप सारी चीजों का समागम करेंगे। ओके, सारे जितने भी आपने स्किल्स सीखे उन सबका जो है आप जो है एक समागम करेंगे, इनको कंक्लूड इंक्लूड करेंगे। तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फेज। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू अप टिल नाउ। यस मैम। थैंक यू सो मच। अगले हम आते हैं स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग में आपका आएगा सबसे पहले ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन इज नथिंग विच बट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं भी आपको क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को का ओरिएंटेशन कर रही हूँ, मैं आप लोगों का इंट्रोड्यूस कर रही हूँ माइक्रो टीचिंग से, और इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, कि आपको ओरिएंट कर रही हूँ कि देखो ये होता है माइक्रो टीचिंग, बहुत अच्छा होता है, बहुत जरूरी होता है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को ओरिएंट कर रही हूँ कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, असरदार बनाना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डेली आपको माइक्रो टीचिंग की क्लासेस को अटेंड करना होगा। साथ ही साथ आपको अच्छे से पढ़ाना भी होगा। हो सकता है कभी कोई टीचर आपको डांट दे, है ना, आपने कुछ गड़बड़ कर दी और आपको डांट लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नहीं पढ़ाएं, आप नहीं आए डर से कि भाई टीचर जो है हमको डांटेंगी। अरे भाई, डांट से ही तो सीखोगे, जब तक गलत नहीं करोगे तो सही कैसे होगा। तो इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं आपको अवगत कराना ही मेरा मकसद है, और यही ओरिएंटेशन है। अगला आता है डिस्कसिंग टीचिंग स्किल्स। यहां पर हमें क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स के साथ हम टीचिंग स्किल्स को डिस्कस करते हैं। अलग अलग टीचिंग स्किल्स को बताया जाएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है उसकी बारीकियां आपको बताई जाएंगी, टीचिंग एड्स कैसे बनाया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसकी बारीकियां क्या होगी। जैसे कि मैं आपको लगता है कि टीचिंग एड यूज करना भी कोई बारीक स्किल है। मैं एक स्कूल में गई थी, वहां पे बस क्या किया कि एक लड़की थी, उसने ला के मॉडल को रख दिया और अपना साइड में खड़ी हो गई, बस बोले चली जा रही, और मॉडल से कोई मतलब ही नहीं उसका। तो अब कितना भी तुम अच्छा टीचिंग एड बना लो, लेकिन जब तक आपको उसका यूज करना नहीं आएगा तो बेकार है। तो अलग अलग स्किल्स का बच्चों के साथ डिस्कस करना, उनको बताना, उनको समझाना, उनकी क्वेरीज को दूर करना, ये अगला स्टेप होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग अ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन लेसन ऑन अ पर्टिकुलर स्किल। तो हम क्या करते हैं कि मॉडल लेसन डेमोन्स्ट्रेशन लेसन को प्रेजेंट करना, यानी कि आपको मान लीजिए प्रवीण मैं पढ़ा रही हैं आपको क्वेश्चंस बनाना, तो क्वेश्चंस जो है किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या उसके इंग्लिश में अगर आप हैं तो इंग्लिश में आप कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप साइंस अगर पढ़ा रहे हैं तो साइंस के कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक डेमो जो है वो बताना। संध्या मैम है, संध्या मैम मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि सेट इंडक्शन कैसे करना है, तो पहले वो आपको सेट इंडक्शन करके दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम अलग अलग तरीकों के साथ सेट इंडक्शन कर सकते हैं। समीउल्लाह सर आपको मान लीजिए पढ़ाएंगे
ब्लैक बोर्ड पे लिखना कैसे, तो खुद वो ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के दिखाएंगे कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है। तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉडल स्किल बाय द स्टूडेंट टीचर। मॉडल स्किल का मतलब क्या होता है? द स्किल विच द टीचर एजुकेटर इज प्रेजेंटिंग। ओके, मॉडल स्किल का मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए एक मॉडल है, आप उसी को देख के सीख रहे हैं। तो वो स्किल जो है आप उसको बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट डाउन कर रहे हैं, डूज को और डोंट्स को पूरा वो अपने दिमागों में और अपने कॉपियों में वो लिख रहे हैं। तो ये जो है अगला हमारा स्टेप होता है। फिर है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द मॉडल लेसन बाय द स्टूडेंट टीचर्स। स्टूडेंट टीचर जो है वो क्या करेंगे? वो जो मॉडल लेसन जो दिखाया गया है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन वो करेंगे आपस में। फिर उसके बाद है क्रिएशन ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल, यानी क्रिएशन में आपका क्या आएगा कि आप उस टीचिंग स्किल को आप क्रिएट करेंगे, आप उससे रिलेटेड अपना लेसन प्लान बनाएंगे। अभी जैसे ऋतु मैम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आप अपनी अपनी कॉपी में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को आप बनाएंगे। ओके, अपने अपने 5-5 ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएंगे। तो ये क्या है? क्रिएट करना है माइक्रो टीचिंग स्किल को। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग द स्किल। आप उस चीज को आप पढ़ा के दिखाइए। आपको समीउल्लाह सर ने सिखाया कि भाई ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखा जाता है, हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते हैं। ओके, अब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको लिख के दिखाएंगे कि हाँ मैंने सीखा है और ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से लिखा जाता है, क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाता है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पढ़ाना है। फिर आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। यहाँ पे क्या है? जो आपका टीचर एजुकेटर है, जो आपको देख रहा है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको फीडबैक देगा कि आपने कैसा पढ़ाया, क्या आपके अंदर खूबियां थी, क्या आपके अंदर खामियां थी, वो आपको देगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है? रीप्लानिंग, यानी कि आपको जो पॉइंट्स आपके टीचर एजुकेटर ने फीडबैक दिया था कि भाई ये चेंजेस करो, ये तुम्हारा गलत है, तो अब आप क्या करोगे? उसको रीप्लान करोगे, दोबारा बनाओगे उसको। फिर उसको आप बनाओगे जो टीचर ने आपको चेंजेस करने को बोले हैं, आपने वो सारे चेंजेस करे। और वो सारे चेंजेस के बाद फिर क्या करना है आपको? फिर रीटीच, अगेन यू हैव टू टीच। फिर उसको फिर दोबारा उस चीज को पढ़ाना है। ओके, फिर लास्ट हमारा जो स्टेप आएगा फिर है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी कि जितनी भी टीचिंग स्किल्स हैं आपको सिखाई गई हैं, उन सबको समागम करना, उन सबको इंटीग्रेट करना, उन सबको इंटीग्रेट करके, यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन से लेके क्लोजर तक सब आपको एक साथ पढ़ा के दिखाना है। वो भी आपको दिखाया जाएगा और आपको खुद भी वो चीज करना होगा कि किस तरह से आपने सारे स्किल्स का जो है समागम किया, कि किस खूबसूरती के साथ आपने पढ़ाया, आपने सारी चीजों को अच्छे से समझाया और बहुत खूबसूरती के साथ आपको जो सिखाई गई स्किल्स थी उन सबका जो है एक आपने इंटीग्रेट करके एक ब्लेंड आपने तैयार किया। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। I hope all the things are clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. अब मेरा लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 36 मिनट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि 6 मिनट तो हम पढ़ाएंगे, 12 मिनट हम उसको रीप्लानिंग करेंगे, यानी कि जो टीचर ने आपको इनपुट्स दिए हैं, आपके जो टीचर एजुकेटर ने आपको इनपुट्स दिए हैं, उसको आप उसको दोबारा चीजेगा। एकदम मान लीजिए एकदम आपको दिया अनामिका, आप लिख के ले गए अपने ऑब्जेक्टिव्स और अनामिका हमने पूरा काट दिया, फिर क्या होगा? दोबारा से बैठ के बनाओ। ओके, देन फिर से वो मेहनत करनी। अब देखिए टीच वाले में और रीप्लान वाले में डबल टाइमिंग है, यानी कि अब आपको पहले तो पता ही नहीं था, उल्टा सीधा कुछ भी बना के ले गए, लेकिन अब आपको पता चला कि आपने क्या क्या गड़बड़ियां करी है, तो इसलिए अब आपका ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ 12 मिनट्स ओवर हियर। नाउ फिर उसके बाद है रीटीच। देखिए 1, दिस इज 2, नाउ दिस इज रीटीच। ओके, रीटीच यानी कि जो आपको
आपने प्लान किया, दोबारा आप अपने ठीक कर, जो आपने ठीक कर दिया, अब आपको दोबारा उस चीज को पढ़ाना है। अगेन यू विल बी गिवन 6 मिनट्स। अब आपने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर आपको टीचर ने रीफीडबैक यानी कि फिर से आपको फीडबैक दिया कि इसमें आप अपने अंदर, अपने लेसन प्लान के अंदर चेंजेस लेके आएंगे और आपने फिर से उन चेंजेस को अपने टीचिंग में, अपने लेसन में उसको लिखा। सो दिस इज नथिंग बट द माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसी को हम माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। बस वही है, टीच, प्लान, रीटीच, बस यही है। पढ़ाओ, फिर से प्लान करो, फिर से रीटीच करो, फिर से फीडबैक, फिर से पढ़ाओ, फिर से प्लान करो, फिर से फीडबैक। तो ये जो है एक साइकिल की तरह है। ये साइकिल जो है बस आपको बस घुमाते रहना है और समझिए कि जितना अच्छे से आप इसको अच्छे से चलाएंगे उतना ही अच्छे आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और आपका डेस्टिनेशन क्या है कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी, यस मैम। कुछ किसी के कुछ सवालात हैं क्या मेरे लिए? आई थिंक आई एम विजिबल तो नहीं हूँ ना? मैंने कैमरा ऑन तो किया है? नहीं, प्रेजेंटेशन ऑन है ना? ओके ओके। क्वेश्चन है क्या किसी का? अभी भी नहीं दिख रही मैं तो। हम अपना कैमरा ऑन कर दें आपको? कैमरा ऑन करो। हाँ, हो गया हो गया। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू, दिख रहा मैम। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सबको मैम अच्छे से मुझे फेज समझ वाला आया? बताए थे ना। हाँ मैम मुझे फेज वाला नहीं बताए थे, 3 फेज हाँ माइक्रो टीचिंग। उसका लास्ट वाला दोनों हाँ। फेज में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। लास्ट वाला 2 फेज था, एक में प्रैक्टिकल पढ़ा के देखता था, उसके बाद लास्ट में जो वो 2 एक ही जैसा लग रहा है हमको लास्ट 2 वाला। अच्छा देखो, कोई भी चीज होती है एक्टिव फेज क्या है, यानी कि अब आपको जब इस पर्टिकुलर स्किल को आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव पढ़ा के दिखा रहे हैं या लिख के दिखा रहे हैं या फिर आप अपना क्वेश्चनिंग करके दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक्टिव फेज है, वो इंटरेक्टिव फेज है, जहां पर आप अपनी एक ही स्किल को आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। उससे पहले का क्या है कि आपको जो नॉलेज दी जा रही है वो है ना। लेकिन लास्ट वाला क्या स्टेज है कि लास्ट वाले में क्या पोस्ट एक्टिव है। पोस्ट एक्टिव में क्या है, जहां पर आप अपने सभी को, जितनी भी आपने स्किल सीखी है, सबका इंटीग्रेशन आप करना, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफर। यानी कि आपको जितनी भी आपने एक एक स्किल सीखी, एक एक स्किल करके आपने सीखी। ओके, जैसे आप लोगों को पहले, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, किसका एग्जांपल दिया कि माइक्रो टीचिंग क्या है, एक बुके की तरह है जिसके अंदर अलग अलग फूल हैं। तो समझिए, पहले मैंने आपको एक फूल दिया, आपने ले लिया, फिर अगले ने आपको दूसरा फूल दिया, फिर आपने ले लिया, फिर किसी ने आपको दूसरा फूल, अगला फूल दिया, फिर आपने ले लिया। फिर आपने क्या किया, उस सारे फूलों को बहुत खूबसूरती के साथ एक बुके के तौर पे आपने प्रेजेंट कर दिया। तो वो क्या है, वो ट्रांसफर कर दिया। यानी कि छोटे छोटे फूल थे, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक बड़ा सा खूबसूरत सा बुके बना दिया। ओके, यानी कि आपने स्किल का कॉम्बो है मतलब लास्ट वाला। सारी जो स्किल्स थी आपने उसको अपने रियल क्लासरूम की, देखिए रियल क्लासरूम टीचिंग का मतलब क्या है कि आपने सभी कुछ, आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। जब हम आप पढ़ाने जाते हैं, हम कोई एक स्किल तो करते नहीं है, सेट इंडक्शन करके भागे आए या क्वेश्चन करके भागे आए, ऐसा तो नहीं करते हैं, हम पूरा पढ़ाते हैं। तो जो रियल जो क्लासरूम टीचिंग है होती है, उसको उस सारे स्किल्स को ट्रांसफर कर देना। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। welcome. Anybody else want to say anything or ask anything? मैं पूछना था कि लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश, हिंदी, जैसे हमारा उर्दू मेथड है, तो कौन से इसमें हमें लिखना होगा ये आप उर्दू की है तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि आप उर्दू की है, आपको उर्दू में ही लिखना होगा। लेकिन मान लीजिए नितेश है, नितेश इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन उनका मीडियम हिंदी है, तो वो हिंदी लिखेंगे। सना आलिया इकोनॉमिक्स की है, लेकिन उनका
मीडियम इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में लिखेंगे। सब लैंग्वेज आपको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में से जो आपका है वो चुनना होगा। जैसे कि मैं उर्दू हाँ, मीडियम की उर्दू हूँ का और ऑप्शन मैथ। सिर्फ उर्दू वाले में ही है और किसी में तो नहीं है, क्योंकि और तो कोई उर्दू नहीं होता है। हाँ, तो मुझे थोड़ा उर्दू का लैंग्वेज ऑप्शन सिर्फ उर्दू ही लैंग्वेज में है, उर्दू में ही, उर्दू मेथड में ही है। बाकी सारे मेथड में 2 ऑप्शन है और इंग्लिश में भी नहीं है। इंग्लिश में भी सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन है और हिंदी में भी सिर्फ हिंदी का ऑप्शन है। लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, बाकी साइंस, सोशल साइंस में, मैथ्स में सबको चल जाएगा। ओके मैम। हाँ, और बोलिए। चलिए फिर, उम्मीद करते हैं कि आपको सब अच्छे से समझ में आएगा और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप आगे जितनी भी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी आप बहुत अच्छे से, बहुत निष्ठा के साथ आप सारे स्किल्स को आप सीखेंगे और बहुत इसको पढ़ाएंगे आप बहुत इंटरेस्ट के साथ। मेरी उम्मीद है कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इन सब चीजों को आप सीखेंगे और पढ़ाएंगे। और हम भी सब बहुत पॉजिटिवली इस चीज को देखते हैं कि आप कैसे पढ़ाएंगे। हम लोगों को भी कभी मेनली तो पढ़ाने का ही है ना ये, तो हम लोग को बहुत ज्यादा एक एंथुसियाज्म रहता है कि कौन पढ़ाएगा कैसे। पढ़ना या पढ़ने के लिए तो पढ़ाने के लिए आए हो ना, तो हम लोग को ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कौन अच्छा पढ़ाता है। तो हम लोग ना बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं कि वो फलाना बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों को देखने के लिए कि आप कैसे पढ़ाते हैं और क्या क्या क्रिएटिविटी, क्या क्या इनोवेशन आप करते हैं। तो बहुत मजा आता है इस चीज में। ऑफलाइन होता तो और मजा आता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ऑनलाइन है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। सारे स्किल्स को अच्छे से सीखिए और प्रेजेंट करिए। Till then, goodbye. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा अनामिका मैम। हाँ बोलो बोलो नुसरत। मैम तो ये था कि जैसे अभी ये ग्रुप हमने छोड़ दिया, जो रितु मैम का आएगा लिंक फिर उसमें ज्वाइन करना है। फिर हमारे जो अच्छा प्रोफेसर रुको, जो वो सब हम अभी, हाँ बोलो। वो थोड़ा सा तुम्हारा रोल नंबर क्या है? तुम किसके साथ हो? इनके साथ हूँ, प्रियंका मैम। देखो ये अभी तक जो भी ग्रुप बना था वो पहले की बात थी। अभी जो तुम्हारा ग्रुप 5 स्टूडेंट और 1 टीचर के साथ बनेगा वो सिर्फ माइक्रो टीचिंग के लिए होगा। ठीक है, ओके सिर्फ मैम। माइक्रो टीचिंग के लिए टिल 22 तक। 22 के बाद तुम लोग का ये माइक्रो टीचिंग का ग्रुप फिर मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा मैम, 2 बजे से लेके 4 बजे जो प्रैक्टिस करना है वो हमारे उस मैम के वो साथ, हम वो ग्रुप के साथ। नहीं देखो वो सब बताएंगे, वो तुम्हारे सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है कि वो तो कब लेना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके वो अपने ओके कन्वीनियंट के अनुसार वो 2 बजे भी ले सकते हैं, कोई 3 बजे भी ले सकता है, या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो टाइम का शेड्यूल करना वो टोटली सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो एक शेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन वो स्टूडेंट और सुपरवाइजर का सारा आपस का इंटरेक्शन है सब कुछ। ठीक है। मैम। अच्छा ओके, तो अभी आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छे से देखा, सीखा, और इससे Yes. अच्छा और कौन बता सकता था। लास्ट क्लास तक भी सुबुई मैडम आप लोग को अच्छे से मोटिवेट करके गई ना, यस गई ना, मैम। कि कौन Yes, अच्छा ma'am. सबसे अच्छा पढ़ाता है। ये हम लोग देखते हैं, हम लोग अच्छा से हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग क्यूरियस रहते हैं कि कौन कैसा पढ़ाता है। तो उनके लिए तो जो मैंने कहा था कि सच में कितना मोटिवेट करती है, वो 100% सही निकला बात। Yes, और ma'am. इससे अच्छा और कौन बता सकता था माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो आपका एटलीस्ट इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि माइक्रो टीचिंग एटलीस्ट है क्या, ये क्या Yes. इतना बड़ा सुनने में लगता होगा, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि अरे नहीं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला चीज है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको करने वाले हैं। क्या सही है ना? यस मैम। हाँ, तो अभी जैसे कि टाइम तो हो ही गया है, तो हम लोग ये हाफ एन आवर वाला ब्रेक नहीं लेंगे और हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं कि हम लोग 1 बजे तक एटलीस्ट फ्री हो जाएं। 1 घंटे के बाद फिर आप लोग को सेशन, प्रैक्टिस सेशन भी करना है, तो इसको हम लोग Yes. कंटिन्यू करते हुए एक ऐसी प्रोफेसर को बुलाना चाहते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग में बहुत विश्वास रखती हैं।
अंदाजा लगा रहे होंगे आप लोग कि कोई भी मुश्किल टास्क हो, वो चाहे वो क्लासरूम हो या डिसिप्लिन हो या कोई भी फील्ड हो कॉलेज से रिलेटेड, वो किसी भी तरह का दंगल करा लो, वो एकदम रेडी रहती है कूदने के लिए। और जितनी वो कड़क ऊपर से दिखती है उतनी प्यारी और सॉफ्ट वो अंदर से है। समझ गए? रितु मैम। यस, रितु मैडम, हमारी वो प्यारी रितु मैडम है जो आपको बताएंगी राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल। और ये इतना इम्पोर्टेंट स्किल है कि अगर आप लोगों ने इस पर कमांड कर लिया तो समझिए कि आपका लेसन प्लान तो एकदम चुटकियों में बन जाएगा। तो बस इस स्किल को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लास्ट का इंटरैक्टिव सेशन जो होगा उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, जहां आपको समझ में नहीं आता है यही एक मौका है जहां आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैडम आपको अच्छे से समझाएंगी। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर कुछ क्वेश्चन अगर करना होगा तो हमारे सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि संध्या मैडम ज्योग्राफी में है, परवीन मैडम, रितु मैडम है, परवीन मैडम है, नुसरत मैडम है, होदा सर है, शुभान सर, प्रियंका मैडम, सब लोग कॉलेज में यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, किसी को कोई भी डाउट हो तो सभी मैडम सर लोग हैं अवेलेबल, वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो पहले भी आप समझिए अच्छे से, फिर लास्ट का सेशन आपका जो क्वेश्चन सेशन होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको क्लैरिफाई किया जाएगा। तो वेलकम करते हैं रितु मैडम का। आइए रितु मैडम। हम कर रहे हैं। ये अनामिका मैडम, साउंड आ रहा है, देखिएगा जरा, कोई साउंड आया था अभी? लैपटॉप का साउंड आया था? नहीं वो नहीं, साउंड आया था ना? मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक। यस हाँ सर आ रही है। Windows dialog. Meet Day 1 JAWS home use minimized. Meet Google. Quick UND virus. Quick UND. Virus. Synaptic pointing. RIDUM-MP4-VLC media player Mac. Enter RIDUM-MP4-VLC media. आगे भी तो मैडम? हाँ सर। यस मैम, यस सर, है ना? Good morning students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning मैम। Faculty of कॉलेज मानगो कैंपस से। आज हम लोग यहाँ पर एक ऐसी बात को पढ़ेंगे जो टीचिंग प्रोफेशन लाइन में, जो बीएड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो है माइक्रो टीचिंग स्किल। आज हम लोग यहाँ पर माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में, बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला स्किल जो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन माइक्रो टीचिंग स्किल। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जा रहा है। इसका मतलब होता है कि लिखित, मतलब रिटन फॉर्म में ये स्किल है। वैसे तो सारे स्किल्स जो हैं वो आपको एक्टिव फॉर्म में होंगे, लेकिन ये रिटन फॉर्म में होता है। और इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, जिसमें है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हिंदी में सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं, हम लोग इसके बारे में जब देखेंगे तो ये है दे आर ब्रॉड एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन वन क्लास। ये इतना विस्तृत होता है सामान्य उद्देश्य, और किसी सब्जेक्ट पर आधारित होता है। इतना विस्तृत होता है कि किसी एक कक्षा में या दो कक्षा में या किसी एक टॉपिक पर इसे हम अचीव नहीं कर सकते। दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। दे आर प्रैक्टिकल एंड मोर मीनिंगफुल एंड कैन बी अचीव्ड इन वन क्लास। ये जस्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स के ऑपोजिट में है। हम लोग अगर इसको देखें, इसे विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। ये इतना प्रैक्टिकल है, ये एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में, एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते ही इसके उद्देश्य को टीचर्स के द्वारा अचीव किया जा सकता है। चलिए
हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अभी हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसे हिंदी में अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये रिटन फॉर्म में हो रहा है। इसे आपको जब आप लेसन प्लान लिखेंगे उसके पहले के फॉर्मेट में ये सभी बातें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू इन द क्लासरूम। यहाँ पे टीचर अपने क्लासरूम में क्या करेंगे, ऐसा कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा परफॉर्म करेंगे, किस तरह का एक्टिविटी कराएंगे, किस तरह की टीचिंग देंगे कि ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है उनका कवर करें, अचीव कर पाए। इसलिए ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रिटन फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेसन प्लान में, याद रखिएगा लेसन प्लान में। दूसरी बात है, इट इज वाइटल फॉर एजुकेटर्स to write down their instructional objectives before designing the learning activity in lesson plan. किसी भी टीचर्स के लिए जो पढ़ाने जा रहे हैं और एक दिन पहले जब अपने लेसन प्लान को तैयार करते हैं तो सबसे पहले लेसन प्लान में उन्हें सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उद्देश्य का आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हर काम का एक उद्देश्य होता है, और यहाँ पर टीचर्स अपने उद्देश्य को लेसन प्लान लिखने से पहले, तैयार करने से पहले अपने उद्देश्य को वो डिजाइन करते हैं कि ये चैप्टर को पढ़ाने के बाद हमें बच्चों के से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बच्चे क्या जानेंगे, बच्चे क्या समझेंगे, बच्चे कैसे बोलेंगे, उसके बारे में ये बताना है। तीसरी बात है, इन राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स द स्टेटमेंट शुड बी डिजायरेबल, observable, teachable, learnable, and behavioral that are evidence of learning. कि बच्चे सीख गए, समझ गए, सारी बातें जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के स्टेटमेंट में, उसके विवरण में लिखित रूप में एकदम स्टेट कट टू कट दिखनी चाहिए हमें। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के डेफिनेशन को हम लोग इस तरह से देखते हैं, जो कि है किबलर, केगल, बार्कर एंड माइल्स के अनुसार, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इज अ स्टेटमेंट दैट विल डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शंस और कोर्स। किबलर, केगल एंड बार्कर और माइल्स के अनुसार इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये एक रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट होता है। ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीटिंग टीचिंग, मतलब जब टीचर अपने बच्चों को पढ़ा ले उसके बाद स्टूडेंट किस काम अपने सीखे गए बातों को बताने में, दिखाने में, बोलने में कितना सक्षम होंगे, ये इन बातों से, इस डेफिनेशन से पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के माइक्रो टीचिंग में स्किल के रूप में क्या है। इसमें 4 बातें हैं। फर्स्ट है वेल स्टेटेड, सेकंड है एडिक्वेट विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग आउटकम, थर्ड रिलेवेंट टू द कंटेंट, एंड फोर्थ एडिक्वेट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट आउटलाइन। इसको हम लोग और विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वेल कम्युनिकेशन विदाउट एनी एम्बिग्विटी एंड मिसइंटरप्रिटेशन। यहाँ पर वेल स्टेटेड का मतलब होता है कि जब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो, जब उसे लिखा जाए तब वो अस्पष्ट और मिस इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या में कोई तरह की गलती ना हो। दूसरी बात, लर्निंग आउटकम्स रेफर्स टू वेरियस डोमेन्स एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग। ये डिफरेंट तरह तरह के जो डोमेन्स होते हैं हमारे, वो सारे डोमेन्स को ये उसके लर्निंग लेवल के आधार पर ये होते हैं। रिलेवेंट टू द कंटेंट इन्वॉल्व्स इन चोजन कंटेंट। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जो जिस कंटेंट को पढ़ाया जाए उस कंटेंट के आधार पर
वो रिलेवेंट होते हैं। द कंटेंट आउटलाइन रिलेट्स टू फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट, और जो उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो उस कंटेंट के फुल इंफॉर्मेशन के बाद ही वो तैयार किए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टीचर खुद से तैयार करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको वो पढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि जो टीचर टीचिंग दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उस बात को, उस टीचिंग को, उस इंफॉर्मेशन को बच्चे क्या समझेंगे, कितना समझेंगे और किस तरह से वो बोल पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे, दिखा पाएंगे या उस बेस पर वो कर पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर ये ऑब्जेक्टिव्स को टीचर खुद के लिए इंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दो तरह की बातें दी गई है। अब आपको बताना है कि इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन सा हो सकता है। द पीपल विल बी एबल टू स्टेट लर्निंग आउटकम्स विदाउट एनी रेफरेंस मटेरियल, यानी कि बच्चे बिना किसी लर्निंग मटेरियल्स के वो बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि टीचर ने उसे पढ़ाया है। और दूसरी बात क्या है? टू टीच द लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमें अगर यानी कि गति के नियमों को पढ़ाना, तो एक टीचर अगर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख रहे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तब वो यहाँ पर वो कौन सा सही बैठेगा, कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, कौन सा लाइन यूज होगा। द पीपल विल एबल टू स्टेट विदाउट एनी रेफरेंस मटेरियल या फिर टू टीच द लॉज ऑफ मोशन। यस, करेक्ट। द पीपल विल बी एबल टू स्टेट, यानी कि वो बताएंगे, वो बता सकेंगे। क्या बता सकेंगे? बिना लर्निंग, बिना रेफरेंस मटेरियल के वो बता सकेंगे। जो टीचर, जैसे टीचर ने पढ़ाया है, टीचर का उद्देश्य है बच्चे बता पाए, बच्चे समझ गए, बच्चे लिख सकेंगे, बच्चे कर सकेंगे, ना कि टू टीच द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना टीचर का उद्देश्य नहीं है। बच्चे को लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानकारी देना, बच्चे उसे समझे, उस लॉज ऑफ मोशन से वो अपने विचारों को, जो सीखे गए बातों को बता सके, उसके अनुसार काम कर सके, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द क्राइटेरिया फॉर वेल स्टेटेड राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर, सेकेंड द परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेबल इन बिहेवियरल टर्म्स, थर्ड है द कंडीशंस in which the learner's performance occurs, fourth है the criteria, the minimum expected level of performance of the learner, fifth है the product, the learning outcomes। इसे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। Specification of the learner, the first important criteria for a well stated instructional objectives are that it must be specified who is demonstrating the outcomes। हमें सब टीचर्स को जब भी वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है, लिखेंगे इसीलिए, तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वो जिसके लिए अपने लेसन प्लान को तैयार कर रहे हैं या जिसके लिए इस ऑब्जेक्टिव्स को लिख रहे हैं, वो कौन है? कौन है? द लर्नर, सीखने वाला, द स्टूडेंट, शिक्षार्थी, द पीपल, शिक्षार्थी, द क्लास, यानी कि पूरी कक्षा, जहां पर 60-70 बच्चे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब हम लोग इसे एक एक्सरसाइज के रूप में देख सकते हैं। ए और बी में है। ए है द पर्सन या पीपल विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फिजिकल फीचर्स इन इंडिया बाय यूजिंग मैप। मतलब कुछ लोग या कुछ व्यक्ति या लोग फिजिकल फीचर्स, मतलब इंडिया के फिजिकल फीचर्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहां पर ये सही होगा, या फिर बी the pupil or learner will be able to differentiate between various physical features in India by using map। या फिर सेकंड में बी में जो है शिक्षार्थी या सीखने वाला, वो इंडिया के फिजिकल मैप फीचर्स को मैप के द्वारा वो बता पाएंगे, वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात में कहा गया द पीपल और पर्सन, और सेकंड में बी में कहा गया पीपल और लर्नर। तो जैसे कि हमने पिछले
स्लाइड में देखा कि यहाँ पर क्या था, द लर्नर, द स्टूडेंट, द पीपल, द क्लास एटसेट्रा। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी, द पीपल और लर्नर। समझ गए? ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द परफॉर्मेंस, यानी कि उनका प्रदर्शन। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में प्रदर्शन वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, वो अवलोकन योग्य होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। प्रदर्शन मतलब दिखाना, दिखना। हमारा जो उद्देश्य है वो दिखना चाहिए कि हाँ ये उद्देश्य पूरा हुआ, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ। ठीक है, वो बिहेवियरल टर्म में होना चाहिए। The term performance means what the learner is going to do or perform at the end of the instructions, which are observable and measurable. जब टीचर अपने परफॉर्म को करते हैं, यहाँ पर द टर्म जो परफॉर्मेंस, जो प्रदर्शन है, वो यहाँ पर इस बात से दिखेगा कि बच्चे पढ़ने के बाद जब टीचर अपने टीचिंग को कंप्लीट कर लेता है, किसी चैप्टर को पढ़ा लेता है, उसके बाद वो कितना समझे हैं, वो बता रहे हैं, वो उसके उस चैप्टर के अनुसार, उस नॉलेज के अनुसार काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बता क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। दूसरी बात है जैसे लाइक नेमिंग, क्लासिफाइंग, किस किस तरह से नेमिंग, क्लासिफाइंग, डिस्क्राइबिंग, रीअरेंजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, कंपेयरिंग, लिसनिंग एंड सच अदर्स, सारी तरह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो मतलब टीचर का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो दिखना चाहिए इस रूप में कि वो नामकरण कर पा रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर पा, वर्गीकरण कर पा रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर पा रहे हैं, रीअरेंज कर पा रहे हैं और कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, फिर से बना पा रहे हैं उस नॉलेज के आधार पर। तो टीचर का जब वो बच्चा इन सारे कामों को कर पाता है तो इसका मतलब टीचर का जो उद्देश्य था उस चैप्टर को पढ़ाने का, उस टॉपिक को पढ़ाने का, वो पूरा होता है। ठीक है। दूसरी बात कि बट सम ऑफ द बिहेवियर्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर है स्टूडेंट की तरफ से जो कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। लाइक थिंकिंग, सोचना। अगर वो सोच रहा है तो इसका मतलब टीचर को कैसे पता चलेगा कि वो समझ गया है, जान गया है, जब तक वो बोलेगा नहीं। नोइंग, हाँ जान गए, अंडरस्टैंडिंग, हाँ समझ गए। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तब इस तरह का लैंग्वेज कभी नहीं लिखिएगा दे आर एबल टू थिंक, दे आर एबल टू नो, ठीक है, या दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरह की बातें, उस तरह के लैंग्वेज या शब्द यहाँ पर नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको एक एक्सरसाइज के रूप में हम लोग देख सकते हैं। The student will be able to understand or know the 3 laws of motion. यहाँ पे आपको बताना है, ए में कहा गया है कि स्टूडेंट जो है वो लॉज ऑफ मोशन के तीनों नियमों को वो समझ गया है, वो जान गया है। ठीक है। और दूसरी बात है, ये सही है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इसको लिख सकते हैं, या फिर बी है द स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल, यानी कि वो बता सकते हैं, डिस्क्राइब, वर्णन कर सकते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ देयर ओन, अपने दिमाग से, फॉर ईच ऑफ द 3 लॉज ऑफ मोशन। वो मोशंस के तीनों लॉ के बारे में वो बता सकते हैं, वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, या अपने से उसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं। इस लाइन को लिखेंगे, या फिर द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और नो। तो जैसे हम लोग अपने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि but some of the behaviors cannot be observed directly. क्या है? thinking, knowing, understanding. ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि किस शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? हम लोग क्या देख रहे हैं नेक्स्ट में, ये वाला सही है। The student will be able to tell, जो बता सकते हैं, क्योंकि बताएंगे तब तो टीचर सुन पाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे तब तो टीचर सुन पाएंगे, जो ऑब्जर्वेबल होगा। अगर आप बोलेंगे हाँ हम समझ गए, तो कैसे होगा? टीचर का उद्देश्य कैसे पूरा होगा कि वो समझ गया? हम कैसे जानेंगे कि स्टूडेंट समझ गए हमारे? नहीं, जब तक वो डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब तक वो बताएंगे नहीं, जब तक वो रीअरेंजिंग नहीं करेंगे। समझ गए? मतलब ऐसे कुछ करके दिखाना होगा, तब पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स समझ गए। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स को लिखित रिटन फॉर्म में लिखना होगा। इस तरह के लैंग्वेज यूज करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा है
the condition under which they will be asked to perform the task. Condition यानी कि स्थिति, परिस्थिति, जिस कंडीशन में जहां पर टीचर उनको परफॉर्म करने के लिए टास्क दे सके, वैसा टास्क देना जिसमें कि बच्चे जो है बता सके। बस टीचर अगर सवाल नहीं पूछेंगे, टीचर अगर असाइनमेंट नहीं देंगे, टीचर अगर उनको चौकबोर्ड पर बुलाएंगे नहीं बोर्ड वर्क के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा समझ गया है? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन दिया जाता है टीचर्स की ओर से, कभी सवाल पूछकर, कभी कुछ हाफ लाइन बोल के नेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए, या फिर बोर्ड वर्क में बुलाकर उनको काम करवाया जाता है, कुछ बोर्ड वर्क करवाया जाता है, या उनको असाइनमेंट दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे कंडीशंस जो है टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं ताकि बच्चे अपने उस टास्क के अनुसार अपना परफॉर्म कर सके। यही उद्देश्य होता है, इसे लिखना पड़ेगा। जैसे मीनिंगफुल कंडीशन कैन बी गिवन बाय, जैसे जिस तरह से दिया गया है, और टेक्स्ट बुक के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड आउटलाइन ऑफ मैप, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना, द मेन पॉइंट्स लिखना, द सिचुएशन, आस्किंग क्वेश्चंस। इन सारे तरीके से इस कंडीशंस को स्टूडेंट्स के सामने रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखे दे सकते हैं, इस तरह का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग लिख सकते हैं, स्पेसिफिक या जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में खास करके, कि वो साइंटिस्ट के लिस्ट को बता पाएंगे। ठीक है, वो एक्स एंड वाई के वैल्यू को लिखेंगे या उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या डिफाइन करेंगे। इस तरह से आपकी लैंग्वेज होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के रूप में। थ्रू द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स द लर्नर विल बी एबल टू लोकेट द 5 planets नियरेस्ट टू द सन। बी है, थ्रू द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स the learner will be able to see and understand the 5 planets nearest to the sun। यहाँ पर कौन सा सही है, किसे आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना चाहिए? पहले के अनुसार, ए के अनुसार, सूरज से नजदीकी 5 प्लैनेट्स को वो लोकेट कर पाएंगे और उसे वो प्लैनेट्स को लोकेट कर पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है, और बी में कहा जा रहा है कि वो जो है वो सूरज से नजदीकी 5 प्लैनेट्स को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो बताइए बच्चे 5 प्लैनेट्स के बारे में क्या समझे, आपको कैसे समझ में आएगा? अगर वो बोलेंगे हाँ हम लोग देख लिए, समझ गए, तो क्या आपको पता चलेगा कि बच्चे समझ गए? आपने जो प्लैनेट्स के बारे में सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स थे जितने भी, उनको जो पढ़ाया, अगर बच्चे बोलेंगे हाँ हम लोग समझ गए, तो आपको क्या लगेगा? सही में बच्चे समझे? आपको कब समझ में आएगा कि बच्चे समझ गए, बच्चे जान गए, बच्चे समझ पाएंगे, बच्चे कर पा रहे हैं, करेंगे, बच्चे बताएंगे, बच्चे बोलेंगे, लोकेट करेंगे? कब होगा? थ्रू द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स द लर्नर विल बी एबल टू लोकेट द 5 planets नियरेस्ट टू द सन। वो लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द क्राइटेरिया, how the students will perform well to the expected degree or level of proficiency। ये क्राइटेरिया है, मतलब वो दायरा आपके पढ़ाने के बाद आप जब पढ़ाएंगे तब आप क्या उद्देश्य रखेंगे कि 100% बच्चे समझ गए, सभी बच्चे समझ गए, या कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ बच्चे बताएंगे, कुछ बच्चे कर पाएंगे, या सभी बच्चे कर पाएंगे। एक टीचर की अपेक्षा होती है कि मेरे क्लास के 100% बच्चे समझ जाएंगे, वो बता पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। इट में इंडिकेट द मिनिमम लेवल इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी टू बी अटेन्ड इन लर्नर परफॉर्मेंस टू अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्या होता है इसमें? 19%, 100% नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स। हाँ, 5 क्वेश्चन, 5 लोगों में 3 से 4 लोग सही रेस्पॉन्स देंगे या करेंगे, सही आंसर देंगे। ये टीचर का उद्देश्य होता है, वो इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करते हैं। दैट वुड बी एक्सपेक्टेड फॉर द ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, और इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। पहला वाला स्लाइड ना क्लियर नहीं था मैम, आपका पिक था बीच में। ECG की तरफ से भी
याद करने के परेशान मत होइए, याद सब हो जाएगा, है ना, सब है, आप परेशान मत होइए। चलिए इसको ध्यान से। for condition and D for degree. Audience mean specification of the learner. ठीक है, हम लोग देखें। B for behavior, the performance, the specific observable action that the learner is to perform or exhibit. C for condition, the condition in which the task will be performed. And D for degree, the criteria, the level of achievement indicating acceptable performance. ठीक है, तो इस तरह से ABCD सिर्फ आपके याद करने के लिए हमने सारे स्किल्स को, सारे कंपोनेंट्स को इस तरह से हमने पिछले स्लाइड्स में देख चुके। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कौन कौन से हैं? द परफॉर्मेंस इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, stating complete sentence with behavioral part and content part, specifying minimum level of performance, specifying specification and objectives relevant to the content. इस तरह से हमने देखा राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कितने कंपोनेंट्स है और किस तरह से उसे लिखना है। ये हमने एक्सरसाइज के थ्रू समझा। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे और इसे जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आपके बिहेवियरल टर्म में आप जब इसे अप्लाइड फॉर्म में यूज करेंगे, तब आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। Google Chrome, Day 1. क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? देखिए, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोगों को अभी चूंकि फर्स्ट टाइम है और थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, इसको बिहेवियरल टर्म में करेंगे, तब आप लोगों की सारे डाउट्स जो है वो इसी वक्त क्लियर हो जाएंगे। कुछ बातों को याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि जब भी आप लोग लिखेंगे तब यहाँ पर आप लोग जो है हमेशा लिखिएगा द लर्नर, द क्लास, द स्टूडेंट, द पीपल। ठीक, लिखिए इस बात को, लिख लीजिए द लर्नर, द क्लास, द स्टूडेंट्स और द पीपल, PUPIL, पीपल, शिक्षार्थी, विद्यार्थी। ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। और वो क्या कर पाएंगे, है ना, वो क्या कर पाएंगे? तो दे आर एबल टू, यानी कि द स्टूडेंट्स विल एबल टू क्या क्या? नेमिंग, लिखिए फटाफट लिखेंगे सभी लोग। नेमिंग, क्लासिफाइंग, जिसका जैसा सब्जेक्ट के अनुसार ये आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है। कहाँ लिखना है हम आपको इस कॉपी के हिसाब से बता देंगे, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। Students are able to naming, classifying, describing, rearranging, constructing, comparing, listing, develop, differentiate, elaborate। हिंदी में व्याख्या कर पाएंगे, वर्गीकरण कर पाएंगे और पुनः रचना कर पाएंगे, फिर से बना पाएंगे। ठीक है, कंपेयर कर पाएंगे, यानी कि वो कंपेयर को क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग? तुलना। जल्दी से तुलना अध्ययन कर पाएंगे या तुलना कर पाएंगे, है ना। जैसे कि ये सब जो तुलना कर पाएंगे, रीअरेंजिंग कर पाएंगे, ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में ये सब ज्यादा यूज होते हैं, ये सब वर्ड्स जो हैं।
डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे। ये हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए है, व्याख्या कर पाएंगे। ज्योग्राफी में भी होगा ये सारी चीजें, रीअरेंजिंग कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, एक पहाड़ का दूसरे पहाड़ से, एक क्लाइमेट का दूसरे क्लाइमेट के से तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम अभी देखेंगे। उसके बाद एलाबोरेट व्याख्या कर पाएंगे, ठीक, वर्गीकरण कर पाएंगे। इस तरह से आपको लिखना है। लेकिन क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या क्या, वो सोचेंगे, थिंकिंग, वो जानेंगे, वो जानेंगे, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग, वो समझेंगे। ये इस तरह के लैंग्वेजेस को आपको नहीं लिखना है। अभी हम बताएंगे कैसे लिखना है। अभी आप खाली उसके कुछ कुछ बातों को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। इधर हम लोग चले आते, एक हम लोग यहाँ पे है एक हिस्ट्री सिविक्स के मेथड से हम लोग एक लेसन प्लान उठा कर लाए हैं। उसमें जब आप लोग इनको लेसन प्लान आप लोगों को बताया गया है, लेसन प्लान आप लोगों को पढ़ाया गया है ना। तो मैडम आप लोगों को बताई है, आपके मेथड टीचर्स आपको बताए हैं। यस मैम। जैसे कि आप लोग, हाँ ठीक, वेरी गुड। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, ये क्या है, ये आपको जो विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वही है। रिटन फॉर्म में ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। और यहाँ पर जब भी आप लोग लिखेंगे, जैसे इनका लिखा हुआ है, छात्र टिस्को के बारे में बताएंगे, ठीक है, टिस्को के बारे में बताएंगे। तो हम लोग जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि वो क्या क्या कर पाएंगे। छात्र टिस्को के संस्थापक के बारे में बताएंगे, छात्र लौ और इस्पात का वर्णन करेंगे, छात्र रेल पटरियों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जैसे कि बाकी लोग है, जैसे कि बाकी अगर सब्जेक्ट मेथड वाले अगर लिखेंगे तो वो और किस किस तरह का, वो किन किन तरह के बातों को वो लिख सकते हैं। छात्र विभिन्न तरह के जगहों को नामांकित कर पाएंगे, नेमिंग कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइंग कर पाएंगे, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज का वो क्लासिफाइंग कर पाएंगे, उनको वर्गीकरण कर पाएंगे, ठीक, डिस्क्राइब कर पाएंगे। छात्र किसके बारे में, किसी के बारे में भी जो आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज के बारे में, गति के बारे में बता पाएंगे। छात्र वायुमंडल के बारे में बता पाएंगे और उसके गुणों की व्याख्या कर पाएंगे, वायुमंडल के बारे में बताएंगे और उस वायुमंडल का क्या योगदान है मानव जीवन पर, वो उसको बता पाएंगे, ठीक है। वो लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, वो लिख भी सकते हैं, वो बता भी सकते हैं। तो इस तरह का आप लोगों को क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। हम लोग इंग्लिश में हमने कुछ यहाँ पे लेसन प्लान की कॉपी ली है, वो है इस तरह से, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एलाबोरेट द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एलाबोरेट, स्टूडेंट्स विल बी एलाबोरेट द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू एलाबोरेट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, है ना, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। उसी तरह और है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, टू डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप द, able to naming the, able to classifying the, able to describing the, able to rearranging the dash dash, ठीक है, able to constructing, ठीक है, able to comparing, able to listing, able to elaborate, able to develop, able to differentiate। तो इस तरह के लैंग्वेज को आपको अपने विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखना पड़ेगा। आप लेसन प्लान में जब भी पढ़ाने जाएंगे, जब लेसन प्लान के थ्रू जब भी पढ़ाने जाएंगे, तो सबसे पहले आपके लेसन प्लान के इस विशिष्ट उद्देश्य को देखा जाएगा कि आप जो पढ़ाने वाले हैं उसके बाद बच्चे क्या कर सकेंगे, बच्चे क्या करेंगे। देखिए, कोई भी काम आप लोग हम लोग जैसे पढ़ाने का काम करते हैं, तो जैसे कि हमने आपको एक एक्सरसाइज दिया था यहाँ पर, अगर आप चले, हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वेल स्टेटेड हो कि द पीपल विल बी एबल टू स्टेट विदाउट एनी रेफरेंस मटेरियल,
एक टीचर के पढ़ाने का एक उद्देश्य ये है, विशिष्ट उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है बिना किसी रेफरेंस मटेरियल के, क्योंकि टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है, इसलिए बिना किसी रेफरेंस मटेरियल के, टीचर के नॉलेज के आधार पर, टीचर ने जो बच्चों को लेसन को पढ़ाया है, जिस इंफॉर्मेशन को बच्चों के बीच में डिलीवर किया गया है, उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर विदाउट एनी रेफरेंस मटेरियल, मतलब किसी चीज को देखे बिना वो क्या करेंगे, वो बता पाएंगे। ये टीचर का उद्देश्य होता है पढ़ाने का, ठीक है, मतलब उस टॉपिक को पढ़ाने का। ये लिखना है कि लिखना है टू टीच द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना ही टीचर का उद्देश्य है। बताइए, अब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको जैसे पढ़ाना है इंग्लिश में कोई चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं जैसे नाउन, तो आप लेसन प्लान में क्या लिखेंगे, नाउन पढ़ाना बच्चों को। नाउन, अपना उद्देश्य मत जाहिर कीजिए इसमें, अपना आपका क्या उद्देश्य है वो बच्चों के साथ आपका उद्देश्य वहां तय होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। बच्चे नाउन के बारे में बता पाएंगे, बच्चे नाउन के आधार पर नेमिंग कर पाएंगे, नाउन के आधार पर वो चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वो कंपेयर कर पाएंगे, करेंगे, कर पाएंगे भी नहीं, करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, ना कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू टीच द लॉज ऑफ मोशन, ना कि नाउन को पढ़ाना। चैप्टर को पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, टीचर का उद्देश्य नहीं है। टीचर का उद्देश्य क्या है, उस चैप्टर से बच्चा क्या सीखा है और वो कैसे वो उसको कर पा रहा है, उस नॉलेज को यूज कर पा रहा है, ये टीचर का उद्देश्य। और उस उद्देश्य को लिखना, या इसीलिए आप देखेंगे इस मेरा जो ये स्किल है, इस स्किल का नाम है राइटिंग, नॉट ओनली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग विथ राइटिंग, लिखना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना है, वहां पे आपको सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, जो लिखेंगे उसको अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। समझ गए यहां पर? चलिए अब हम आपको एक गलत इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं। ठीक है, आपको सही करना है उससे। छात्र किसको के बारे में जान जाएंगे, छात्र लौ इस्पात को देखेंगे, उसके बारे में समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या ये सही है? पहले कोई भी एक, हम जिसको बोलेंगे वो अनम्यूट होके बताएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वही अनम्यूट होकर बताएंगे। चलिए, गुड्डी कुमारी, गुड्डी कुमारी अनम्यूट हो जाएंगे जल्दी। यस मैम। हाँ बोलिए, क्या ये सही लिखा हुआ है? आपको चूंकि लिखने का काम करना है ना? नो क्या मैम, लिखा हुआ है। हाँ, नो मैम। किसको में जानेंगे या जान जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या लिखना है आपको? मैम जानेंगे, नॉट जान जाएंगे। अभी तक आप नहीं समझे, हम क्या बोले? जानेंगे, समझ जाएंगे, ये शब्द नहीं लिखना है, ये गलत है। चलिए, हाँ, कुमारी भारती कौन है? कुमारी भारती, यस मैम। अनम्यूट होइए। हाँ बोलिए, क्या ये सही है? छात्र किसको के बारे में जानेंगे या जान जाएंगे? नो मैम, ये सब नहीं लिखना है। नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है? क्या लिखना है? छात्र टिस्को के बारे में बता पाएंगे, छात्र टिस्को के विभिन्न जो उसके अंडर में जितने भी केंद्र है, जितनी भी सेंटर्स है टिस्को का, जो अलग अलग सेंटर्स है, उसके बारे में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे। हम तो अभी आपको बताए ना क्या क्या लिखना है आपको। हाँ, वो वर्गीकरण कर पाएंगे, वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वो कंपेयर कर पाएंगे, वो लिस्टिंग टिस्को के विभिन्न दूसरे कंपनियों के बारे में सूची को तैयार करेंगे। इस तरह की बातों को लिखना है उसमें। ठीक है, चलिए एक और हम लोग लास्ट करते हैं। छात्र रेल पटरियों की व्याख्या करेंगे, क्या ये सही है? अपने कॉपी में देखिए, अभी आप लोग लिखे हैं ना। हाँ, क्या ये सही है? गलत कैसे लिखेंगे?
इसका गलत करके लिख बताइए हमको। सब लोग बोलते हैं सही कीजिए, हम लोग गलत छात्र इसके गलत बाद लिख के बताइए। जानेंगे या लिखेंगे इस तरह से, समझेंगे, ये गलत हुआ मैम। हाँ, छात्र रेल पटरियों के बारे में जानेंगे, एकदम रॉन्ग है। छात्र रेल पटरियों के बारे में समझेंगे, एकदम रॉन्ग है। छात्र रेल पटरियों के बारे में सोचेंगे, गलत है। तो ये सारी चीजें जो कॉग्निटिव होता है एकदम गलत है, बल्कि जो वो कर पाएंगे, जो ऑब्जर्वेबल हो, जो बिहेवियरल टर्म में हो, जो आपको दिखे कि हाँ बच्चा समझ गया है। आपको बोलेंगे आप चाय बनाना जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। तो आप जानते हैं नहीं जानते हैं इससे हमको क्या मालूम, कैसे पता चलेगा? आप चाय बनाकर मुझे पिलाएंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ आप चाय बनाना जानते हैं। उसी तरह आपको हम कहेंगे अकबर के बारे में आप जान गए, आप जाने कि नहीं जाने कौन जानता है। आप तो सिर हिला दिए इतना करके, 180 डिग्री में हिला दिए कि हाँ हम लोग जान गए। लेकिन कब जानेंगे कि आप जान गए? जब हम आपसे सवाल पूछेंगे, जब हम आपको डिफरेंट कंडीशन देंगे। हम लोग देखे ना कंडीशन, अभी हम लोग देखे ना कंडीशन। यस मैम। टेक्स्ट बुक देंगे तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक के आधार पर बच्चे जो है उसके बारे में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। साइंटिस्ट के लिस्ट के आधार पर या किसी भी चीज के लिस्ट के आधार पर वो उन जरूरी चीजों को वो निकालेंगे, वो अलग करेंगे, वो कंपेयर करेंगे।